जय हिंद सभी को। यूपीएससी 40,000 पीवाईक्यू में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम देखते हैं आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ तथा यूपीएससी के अन्य एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू और उसके जितने भी ऑप्शन एनालिसिस हो सकता है हम उसको 360 डिग्री में करते हैं। तथा आईएएस में जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको सीडीएस में कैसे रिपीट करते हैं और सीडीएस में कैसे क्वेश्चन को एग्जामिनर सीएपीएफ में रिपीट करता है, इसी सब कॉन्सेप्ट को बारीकी से हम समझते हैं। तथा जितने भी ऑप्शन में जैसे ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन को डिटेल से 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, आप पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और क्लास को करते हैं शुरू। तो अभी हम इस वाले सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और वहां से देखेंगे अदर चीज क्या हम इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 10 है, इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर तो देखेंगे ही, उसके बाद देखेंगे इसके अलावा इसमें क्या और चीज ऐड कर सकते हैं जिसको यूपीएससी सीडीएस में पूछ सकता है, या सीएपीएफ, या फिर सीएपीएफ का जब सीरीज चलेगा या सीडीएस का जब सीरीज चलेगा तो उस वाले क्वेश्चन को देखेंगे आईएएस अपने एग्जाम में कैसे पूछा है। 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2025 में रिपीट किए हैं, 2024 में, 25 में और आने वाले हर एक एग्जाम में यूपीएससी अपने पीवाईक्यू को क्या करता है, रिपीट करता है। तो आप लोग अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग निश्चित ही प्रीलिम्स में 100% पास हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए सीरीज को करते हैं शुरू और क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करा दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, और जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नेट से डाउनलोड कर लो। यूपीएससी प्री 2024 चल रहा है, ये भी ये 2024 का सीरीज चल रहा है। जैसे यूपीएससी खत्म होगा फिर सीडीएस देखेंगे, फिर सीएपीएफ देखेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस का देखेंगे, जितने भी यूपीएससी में एग्जाम होते हैं सारे पीवाईक्यू को कर लेंगे और सारे पीवाईक्यू प्लस ऑप्शन का जैसे एनालिसिस करेंगे वो सब बैठता है कम से कम 40,000 प्लस। ये सबको डिटेल से पढ़ेंगे विदाउट एनी फीस, एनी सिंगल रुपया भी आपका कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये सब कुछ यूट्यूब पे ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्षेत्र दे रखा है, उसके बाद पर्वत श्रृंखला का नाम दे रखा है और पर्वत का प्रकार दे रखा है और बोल रहा है सबको मैच करने के लिए। तो इसको मैच करते हैं। और 2024 में थोड़ा सा पेपर टफ था, ज़्यादा टफ नहीं था। वजूद की यूपीएससी का कोई पेपर टफ नहीं होता, चाहे वो सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो या कोई सा भी पेपर हो। लेकिन इस टाइप का जब ऑप्शन आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर इसमें से कोई दो भी पता होगा किसी को या फिर एक भी पता होगा तो एलिमिनेट नहीं कर पाएगा इस प्रकार के ऑप्शन में। इसलिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसी के कड़ी में ना हम आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य एशिया में वॉसजेस पर्वत है और ये किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत है, जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। अगर इसमें अगर हम पहले इसका जितने भी डिटेल एक्सप्लेशन होते हैं वो तो देखेंगे ही। आप लोग ध्यान रखो कि ये जो है ना मध्य एशिया में बॉसजोस और ये बलित प्रकार का पर्वत है, ये नहीं है। अगर यूरोप में देखें आल्पस, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये भी गलत है। ये भी गलत है। सही आंसर क्या है, उत्तर अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत और ये बलित प्रकार है। भारत में अगर हम देखेंगे कि भारत में बलित प्रकार का कौन सा उदाहरण है, तो हिमालय क्या है, हिमालय भारत का बलित प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। हिमालय क्या है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर हम इसको इरेज कर दें और आप लोग साथ में मेरे साथ लिखते जाइए, ये वाले हैंड नोट तो आपको मिल ही जाएगा। और इंग्लिश में इधर लगा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले हो इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हम इंडिया में, तो यहाँ पे लिखो बलित पर्वत। ये बलित पर्वत है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन ने पूछा है बलित पर्वत, तो बलित पर्वत के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। बलित पर्वत, ठीक है। ऐसे लिखते जाओ, नोट बनाते जाओ पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। बलित पर्वत कहाँ कहाँ पे, अगर हम भारत में देखेंगे, हालांकि यहाँ पे भारत में पूछा नहीं है लेकिन हम डिटेल में जब जाएंगे तो क्या पता भारत के बारे में पूछ ले। तो भारत में कौन सा है बलित पर्वत का उदाहरण, हिमालय, लिख लीजिए हिमालय, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे अल्पास कहाँ का पर्वत है, यूरोप का है। ये तो यहाँ तक तो ये सही है,
ये अगर यहाँ तक देखें ना हम, ये क्या है, यहाँ तक तो ये सही दे रखा है, यूरोप का अल्पास ये सही है, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक पर्वत दे रखा है, और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे हम, ठीक है, यूरोप और आल्पास। यहाँ पे देखोगे यही है, ये किस चीज़ का, ब्लॉक नहीं है, ये बलित पर्वत का मतलब फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ का है, अल्पास और बलित पर्वत लिख लो, ये तो बलित पर्वत है ही, यहाँ पे ऊपर लिख रखे हैं। अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ये सही है। अच्छा ये बोल रहा है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है और ये बलित पर्वत का है, बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई गलत होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का ये एंडीज है पर्वत श्रृंखला का नाम, और वो किस प्रकार का पर्वत है, तो बलित पर्वत है। तो अगर हम देखेंगे तो रूस का, अगर यहाँ पे हम पूछ ले, बलित पर्वत में एक रूस का भी पर्वत है, उसका क्या नाम है, रूस का पर्वत है यूराल। यूराल आप लोग लिखते जाओ, यूराल पर्वत जो है ना, वो भी किस पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा एक पर्वत और लिख लीजिए, एंडीज जो है, ये एंडीज वाला, ये बलित पर्वत का तो है ही। तो आप लोग ध्यान रखिए, बलित पर्वत से कितने पर्वत पढ़ लिए, एक भारत का, एक इसका, रूस का, ठीक है। तो ये सारे पर्वत कहाँ का उदाहरण है, ये सारे पर्वत बलित पर्वत का है उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सही है, मतलब ऑप्शन ये केवल दो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी पहला और दूसरा क्या है, गलत है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखो, इसी में लिखो नोट करके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे राइन घाटी है ना ये वाले, और ये जो है बॉसजोस, ये जो पूछ रखा है ना, राइन घाटी और बॉसजोस पर्वत जो ये यूरोप का है, यहाँ पे लिखो राइन घाटी, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, राइन घाटी और बोसजोस पर्वत कहाँ का उदाहरण है, बोसजोस पर्वत यूरोप, यूरोप का मतलब ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण है, और कहाँ, यूरोप में है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, हम साथ में लिखते हैं, आप भी लिखते जाओ, नोट बनाते जाओ साथ में, नोट बाद में बनाने का कोई वो है ही नहीं, साथ में ही बनाओ। ये ऐसा और ऐसा दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बोसजोस पर्वत ये कहाँ का उदाहरण है, ये है दोस्तों यूरोप का उदाहरण, यूरोप। आप लोग अगर साथ में नोट बनाते जाओगे, आपका खुद का हैंड नोट होगा, तुरंत रिवीजन कर लोगे पीवाईक्यू का, और ये पीवाईक्यू सीडीएस सीएपीएफ हर जगह काम देगा। यूरोप का पर्वत है, और किस प्रकार का पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत है। कैसा है, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। राइन घाटी और बोसजोस पर्वत, राइन घाटी तो यहाँ पे है नहीं, अगर कभी दे दे राइन घाटी, यहाँ पे मान लो कहीं पे दे दे राइन घाटी और बोसजोस पर्वत किसका उदाहरण है, तो क्या बताओगे, ब्लॉक पर्वत का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बलित दे रखा है, इस कारण से ये क्या हो गया था, गलत हो गया था, ठीक है। तो उम्मीद है ये इस क्वेश्चन से इतना डिटेल समझ गए होंगे, ठीक है। बलित पर्वत कैसे बनता है आप सबको पता होगा, आई थिंक जो ज्योग्राफी पढ़े हो, बलित पर्वत कैसे बनता है यहाँ पे हम बता दें। जैसे यहाँ पे प्लेट ए है, ये कोई प्लेट ए है, और यहाँ पे कोई प्लेट क्या है, बी है। अब ये दोनों जब आपस में ना टक्कर होगा इसका, ठीक है, ये दोनों जब आपस में टक्कर होगा तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो बलित पर्वत तो ऐसे ही बनता है, जब दो या दो से अधिक विवर्तनिक प्लेट क्या करती है, आपस में टकराती है, तो एक दूसरे के किनारे पे मुड़ जाता है, एक दूसरे के किनारे पे क्या होता है, मुड़कर पर्वत श्रृंखला बनाती है। जबकि ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब दो विवर्तनिक प्लेट अपसारित होती है, ठीक है। अपसारित और अभिसारित समझ में आता है ना, अपसारित जब होती है तब कौन सा बनता है, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसे बनता है बताइए, जब दो प्लेट अपसारित होता है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिसारित हो रहा है। अब जब अपसारित होगा मतलब ये जब दूर जाएगा, जब दूर जाएगा तब कौन सा पर्वत बनेगा, ब्लॉक पर्वत। ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत ही ना हो। तो क्या बनेंगे, ये ब्लॉक पर्वत बनेंगे। ब्लॉक पर्वत कैसे बनेंगे, अपसारित जब प्लेट होगा तब ब्लॉक पर्वत बनेगा, ठीक है। और जैसे ये दोनों पर्वत टक्कर होगा तो किनारे पे क्या बनेगा, बलित पर्वत बनेगा। और बलित पर्वत का ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझ लिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, हालांकि जो करंट अफेयर पढ़ के गए होंगे उसके लिए इजी होगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखो, निम्नलिखित विमान पत्तनों पर विचार कीजिए, हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजना के रूप में किया गया है। उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, पहला है डेनीपोल विमानपत्तन, ठीक, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो चलो हम आपको कुछ चीज़ लिखाते हैं, उसको लिख लो। ये ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत जो बोल रहा है ना, बनाया गया है, तो ये डेनीपोल विमानपत्तनम जो है ये पहला ग्रीनफील्ड है, ठीक है, पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये वाला जो है। अगर कभी ऑप्शन में दे दे कि डेनीपोल विमानपत्तनम क्या है, पहला, अगर यहाँ पे देखोगे डेनीपोल एयरपोर्ट यही वाला है, ये इसको इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार बना के लिख लो डेनीपोल, या फिर हम यहाँ पे अगर लिख दें पहला तो ऐसा याद करने में दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे लिखो डेनीपोल, डेनीपोलो विमानपत्तनम, विमानपत्तनम क्या है, जल्दी बताओ, अभी तुरंत बताएं। ये पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, पहला। अगर बोले ना ये दूसरा तीसरा, कभी ऑप्शन में ऐसे घुमाने का प्रयास करे तो गलत हो जाएगा, वहाँ पे लिखिएगा ये पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये हर एक छोटी छोटी बात को नोटिस करते जाओ, ठीक है। अब अगर देखेंगे ना, तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के तहत ना डेनीपोलो विमानपत्तनम और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम ये दोनों कवर होता है, ना कि विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय, ये गलत हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये सही है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कहाँ पे नज़र आ रहा है, केवल ए में, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, समझ गए ना। अभी देखो, अगर कभी पूछ ले ये वाला जो विमानपत्तनम है ये है कहाँ, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, जिसपे कि चाइना का ना कभी कभी वो बोलता है ये हमारा है, हालांकि उसके कहने से कुछ नहीं होता है, चाइना कुछ भी कहे, बोल दे कल दिल्ली हमारा है तो उसका थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा न्यूज में रहता है, इसको लिख लो, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इतना नोटिस कर लो, इतना जितने बात को लिखा है ना इतना बात को लिखो, और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये हो गया इसका सही आंसर। तो विजयवाड़ा विमान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम ये क्या है, ग्रीन फील्ड परियोजना के रूप में इसको नहीं बनाया गया है, ध्यान रखना। चलिए, अभी हो सकता है सीडीएस में ये क्वेश्चन उठा के दे दे, यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंड सेट को समझोगे ना, वो सीडीएस में जैसे कोई क्वेश्चन बनाया, 1-2 साल रुक जाता है, उस क्वेश्चन को कहाँ उठा के दे देता है, यूपीएससी में। अब जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया, 1-2 साल रुक जाता है, उसको उठा के इसका ऑप्शन बना देगा, या फिर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा, यही खेलते रहता है घुमा घुमा के। एग्जामिनर नया क्वेश्चन बनाने से क्यों बचता है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा ना, कि कैसे आपने गलत क्वेश्चन बना दिया, इसलिए वो सोचता है कितना ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू रिपीट कर दें। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब ये पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन तो ये इजी दिया है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। ये बोल रहा है कि जलवाष्प के संदर्भ में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है, और फिर उसमें हम देखेंगे सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो जलवाष्प के संदर्भ में पूछ रहा है और सही पूछ रहा है, तो सही वाले विकल्प खोजेंगे। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, फिर लिख रहा है ध्रुवों पर इसका प्रतिशत क्या होता है, अधिकतम होता है। अब एक बात बताओ, अगर हम देखेंगे, अगर जलवाष्प के बारे में, तो जलवाष्प के बारे में कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, उसको नोट कर लो, उसके बाद इसका सही आंसर देखते हैं, ठीक है। देखो, जलवाष्प कहाँ पे बनता है, जैसे मानो ये क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे यही पूछ रहा है विथ रेफरेंस वाटर वेपर, वाटर वेपर जैसे ये है महासागर, ठीक है, महासागर, और ये यहाँ पे जमीन, ये जमीन भी है ना, यहाँ पे ये जमीन, ये पेड़ पौधे लगे हैं। अगर सूर्य का किरण आएगा, सूर्य का किरण यहाँ से आया, ऐसे ऐसे पड़ा, तो यहाँ से जो वाष्प बनेगा ये कहाँ, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा वाष्प क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, कम होते जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो जमीन है नहीं, वायुमंडल के ऊपर में तो जमीन नहीं है ना, और ना ही वहाँ पे महासागर है कि वहाँ और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि
जल वाष्प के संदर्भ में विचार कीजिए, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। ऊंचाई के साथ क्या होती है? घटती है। तो ऊंचाई के साथ तो घटेगी ही ना। क्यों घटेगी? क्योंकि ऊंचाई के साथ जल वाष्प कम होते जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ पे तो बहुत कम जल वाष्प होगा, बहुत कम। और जैसे जैसे महासागर के पास आएंगे, यहाँ तो वाष्पीकरण दबा के होता है, तो यहाँ पे जल वाष्प क्या होगा? ज़्यादा पाया जाएगा। तो नीचे बढ़ने पे बढ़ जाएगी, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, ऊपर तो महासागर है नहीं, तो क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। ये क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है? ध्रुव का इसका प्रतिशत अधिकतम है। अब आप लोग खुद बताओ, ध्रुव पर इसका प्रतिशत कैसे अधिकतम होगा? कैसे अधिकतम होगा? क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है? ऐसे गोल है ना। पृथ्वी क्या है? गोल है। और ये थोड़ा सा गोल नहीं बना, इसको गोल कर देते हैं। पृथ्वी क्या है? ऐसे गोल है। और जब सूर्य की किरण यहाँ से जब सूर्य पड़ता है, ठीक है, सूर्य की किरण कहाँ डायरेक्ट पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है ना डायरेक्ट। यहाँ पे तो तिरछा पड़ता है। जब यहाँ पे सूर्य की किरण डायरेक्ट पहुँच ही नहीं रहा है, तो गर्मी ज़्यादा जब नहीं पहुँचेगा, तो यहाँ पे जल वाष्प कैसे ज़्यादा होगा? जहाँ पे ज़्यादा हीट पहुँचाएगा सूर्य, वहीं पे जल वाष्प ज़्यादा होगा। तो कहाँ पे हीट ज़्यादा पहुँचा रहा है? ये 0 डिग्री के आसपास। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। ध्रुव पर कैसे अधिकतम होगा? क्योंकि ध्रुव पर तो सूर्य की किरण ही तिरछी पहुंच रही है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो कथन एक सही होगा सिर्फ। अगर यही दे देना, यहाँ पे ध्रुव हटा के यही दे दे 0 डिग्री, अगर यहाँ दे दे 0 डिग्री, तब सही हो जाएगा। लेकिन ये 0 डिग्री है नहीं, ये पूछ रहा है ध्रुव, और ध्रुव पूछेगा तो हो जाएगा गलत। अब अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोटिस करोगे, ये समझ गए ना कैसे कैसे क्या हो रहे हैं। चलो, इसके बारे में कुछ पॉइंट और एक्स्ट्रा नोटिस करवाते हैं आपको, आप उसको नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। और ये वाले कॉन्सेप्ट को लिख लेना कि महासागर, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लिखोगे, लिख लो कि जलवाष्प, लिख लो जलवाष्प ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है? ऊंचाई बढ़ने के साथ घटने लगती है। घटने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे घटेगी। और यहाँ पे जो ये कह रहा है ध्रुव पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है, तो समझ गए ना ध्रुव पर प्रतिशत कैसे अधिकतम नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखो कि मतलब पृथ्वी, या फिर ये भी आप लिख सकते हो कि ध्रुव पर सूर्य किरण तिरछी पड़ने के कारण ध्रुव पर सूर्य किरण तिरछी पड़ने के कारण जलवाष्प क्या होता है? कम होता है। वहाँ पे जलवाष्प कम हुआ क्योंकि वहाँ पे गर्मी ही ज़्यादा नहीं पहुँच रहा है, के कारण जलवाष्प कम मात्रा में होता है। समझ गए ना कैसे? अभी देखिए, यहाँ पे अगर लिखोगे ना, तो आयतन के अनुसार वायु में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 1 से 4%। अगर आयतन के अनुसार हम देखें, यहाँ पे नोट डाउन करवा दें। अगर आयतन के अनुसार देखें, आयतन के अनुसार, तो वायु में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 1 से 4%। ये कभी हो सकता है रेंज दे दे ऐसे, 1% से लेके कितने परसेंट तक? 4% तक होती है, ठीक है। और रेगिस्तान तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में शुष्क ठंडों में इसकी मात्रा कितनी होती है? 1% तक होती है। 1% या इससे भी कम होती है। 1% या इससे भी क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ ध्रुव क्या है? ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पे तो और भी कम होगा, ठीक है। क्योंकि और 2-3 कारण है उसका। एक तो पहला कारण वही है जो बताया, यहाँ पे सूर्य का किरण क्या होता है? तिरछा पहुँचता है। चलिए, इस क्वेश्चन में ना इतना डिटेल काफ़ी है। इतना डिटेल अगर हर क्वेश्चन में हम करते जाएंगे तो एंड द एंड में आप देखिएगा कि आप बहुत अच्छे से जीएस के जितने भी पेपर हैं ना, सारे पेपर का आप रिवीजन भी कर लोगे, ठीक है। आप जो भी क्लास कर रहे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते जाओ। जहाँ पे जो कोर्स कर रहे हो करते जाओ, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा निकालो, पीवाईक्यू सीरीज देखो, और वहीं पे साथ के साथ नोट बना के निपटा डालो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछ रहा है
यह किस प्रकार की जलवायु है। जलवायु का कुछ यहाँ पे वो विशेषता दे दिया है, उसके बाद पूछ रहा है यह किस प्रकार की जलवायु, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, देखते हैं ये क्या कह रहा है। पहले तापमान की वार्षिक और दैनिक रेंज निम्न है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वर्ष भर बरसन होता है, मतलब वर्षा क्या होती है, पूरा साल होता है, और बरसन में भिन्नता कितनी होती है, 50 से 250 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 50 से 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ये चार का नाम दे रखा है, पूछ रहा है बताओ ये किसका है। अब देखोगे ना, ये वाला जो है ना, मतलब ये तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज क्या होती है, निम्न होती है, और वर्ष भर बरसन होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु का प्रकार बता रहा है। किसका प्रकार बता रहा है, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु का प्रकार बता रहा है। इसी में क्या होता है, इसका रेंज जो होता है ना 50 सेंटीमीटर से 250 के बीच में होता है। इसका रेंज कितना होता है, 50 से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, अब अगर देखेंगे यहाँ पे पूरे वर्ष क्या होता है, वर्षा क्या होते रहता है पूरे वर्ष, यही बोल रहा है वर्ष भर बरसन होता है। तो यहाँ पे अगर इसका एक विशेषता और लिखोगे इस वाले का, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, इसका विशेषता एक और क्या है, लिखो लिखो क्या विशेषता है। यहाँ पूरे साल क्या होता है, पूरे साल वर्षा होता है। ठीक है, बाकी ये तीन जो है ना, ये तीन इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ये तीन, एक दो और ये तीन। तो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु लिख के उसके विशेषता में इस तीनों को लिख लो, इतना इसके लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग जलवायु प्रदेश नहीं पढ़े हो जाके पढ़ो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम यहाँ पे जलवायु प्रदेश अभी पढ़ाएं, ठीक है, कोपेन वाला, तो बहुत टाइम किल हो जाएगा। पूरा कम से कम ना 2-3 घंटे का लेक्चर सिर्फ जलवायु प्रदेश पे हम दे सकते हैं, उतना देंगे तो फिर PYQ होगा नहीं, इसलिए आप जाके वो करो। ठीक है, अगर हम हल्का हल्का बता दें तो ये विषुवतीय प्रकार का क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर पूरे साल भर पड़ता है। यहाँ पे वृक्ष कैसा पड़ेगा, सदाबहार वन, क्योंकि जब टेम्परेचर होगा क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वर्षा क्या होगा, वर्षा बहुत ज़्यादा होगा। वर्षा ज़्यादा होगा तो पेड़ पौधे खा के क्या हो जाएगा, हिष्ट पुष्ट। ठीक है, वो कभी पत्ती गिराएगा ही नहीं, क्योंकि उसको हर पूरा साल भर पानी मिल रहा है, पूरा साल भर पानी मिलेगा, तो एकदम बहुत लंबे लंबे पेड़ हो जाएंगे। ठीक है, सदाबहार वन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि पूरे साल भर ग्रीन रहता है। तो ये सारे विशेषता किसके हैं, विषुवतीय जलवायु प्रदेश के। तो आप लोग ज्योग्राफी का जो भी NCERT का बुक है वहाँ से जाके पढ़ो, क्लाइमेट वाले चैप्टर को ना क्लियर करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब जाके पढ़ोगे ज्योग्राफी वाले चैप्टर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोरियोलिसिस बल पे पूछ रहा है, कोरियोलिसिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कोरियोलिसिस बल का वो तो पता होगा आपको, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलता है। ठीक है, ये सब पता है ना, ऐसे वाले ये पता है ना कि कैसे कैसे ये टर्न लेता है, तो वो सब पता रखो। अब ये क्या कह रहा है, पढ़ो यहाँ पे, यह पवन के वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए देख लेते हैं अच्छे से। उसके बाद क्या कह रहा है, यह ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। यहाँ पे इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज अब्सेंट एट द इक्वेटर। मतलब अगर हम देखेंगे, ये बोल रहा है ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक क्या बोल रहा है, ध्रुव पर। आज कोरियोलिसिस बल, इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ चीज़ आपको बता रहे हैं, सुनते जाओ लिखते जाओ। अगर यहाँ पे हम लिखें, ठीक है, कोरियोलिसिस बल क्या होता है, ये जो अगर देखेंगे ना, ये पवन के वेग के साथ वृद्धि होता है। मतलब पृथ्वी जितना तेज घूमेगा, ठीक है, मान लो पृथ्वी घूम रहा है, और जितना तेजी से हवा चलेगा ना, कोरियोलिसिस फोर्स उतने तेजी से उसको मोड़ते रहेगा, उतने तेजी से उसको टर्न करेगा। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताओ नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, जिसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में
किस तरफ मुड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ मुड़ता है, ये कमेंट करके उत्तर करना, ठीक है। ये बोल रहा है पवन के वेग के साथ वृद्धि होता है, बिल्कुल सही है। जितना पवन का वेग होगा उतने तेजी से कोरियोलिसिस फोर्स लगेगा, तो पवन के वेग के साथ क्या होता है, वृद्धि होता है, बिल्कुल सही। यह इक्वेटर पर, सॉरी, ये ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। क्यों ध्रुव पे सबसे अधिक होता है, एक बात बताओ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये दोनों क्या है, ये पोल है। अगर पृथ्वी चक्कर लगाएगा, पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाएगा तो पोल पे ना, पोल पे बहुत जल्दी से ये आ जाएगा ऐसे। अगर यहाँ पे देखें इसका डायमीटर कहाँ पे ज़्यादा बड़ा है, डायमीटर अगर हम देखेंगे 0 डिग्री पे ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे बहुत छोटा है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, इसका कम होता है। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिसिस फोर्स कम होता है, जबकि ध्रुव पर क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अब कोरियोलिसिस फोर्स के बारे में हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, कुछ चीज़ लिखा रहे हैं उसको नोट करो। कोरियोलिसिस बल लिखो आप लोग। कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रत्यक्ष बल है। लिख देते हैं हम भी साथ में, चलो। कोरियोलिसिस बल लिखते जाओ, आप लोग लिखो, आप लोग को नोट बनाना है। हम तो सिर्फ ऐसे ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट है तो लिखा देते हैं। कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रत्यक्ष बल है। एक कैसा बल है, प्रत्यक्ष बल है। इस बल के कारण गतिमान वस्तुएं, इस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में, अभी हम ये क्वेश्चन ही पूछे थे, फिर से हम बता ही देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाई उत्तरी गोलार्ध में दाई एवं एवं दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ हो जाता है, बाई। दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दाई और दक्षिणी गोलार्ध में बाई मुड़ जाती है। बाई मतलब लेफ्ट, जो इंग्लिश वाले हो इसको लेफ्ट लिख लेना, उसको राइट लिख लेना, ठीक है। बाएं मुड़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे फेडल का नियम भी कहते हैं। अगर यहाँ पे दे देना कि इसे फेडल का नियम कहते हैं तो ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, इसे फेडल का नियम भी कहते हैं, का नियम भी कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन तो इतना छोटा था लेकिन इस वाले क्वेश्चन से ये सारा कॉन्सेप्ट को देख लिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चे आराम से देखो, आराम से लिखते जाओ अपने अपने लैंग्वेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। आप लोग इतने अच्छे से PYQ मास्टरी कर लो ना, और खुद का नोट अगर बना लोगे ना, जितने भी क्लास आएंगे खुद का नोट बना लोगे तो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आप लोग सिलेबस पढ़ते जाओ, PYQ करते जाओ। और हम तो यहाँ पे 40,000 PYQ करवाएंगे, 40,000 प्लस। इतने में सारे जितने भी PYQ आज तक पूछा है ना, सबको निपटा देंगे, टेंशन मत लो। ये हम पे छोड़ो, आप लोग सिर्फ नोट बनाओ, पढ़ाई करते रहो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष, क्वेश्चन नंबर 15 को देखोगे क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। जून 21 एवरी ईयर, ये क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष कहाँ पे 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। और यहाँ पे दे रखा है भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर बोलेंगे, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, और आर्कटिक सर्कल। अब देखते हैं इसके पीछे का ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे लिखा रहे हैं पहले लिख लो, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो लिख सकते हो आप लोग, प्रत्येक ना प्रतिवर्ष क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त पर 12 घंटे से अधिक समय तक क्या रहता है, सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, समझ गए। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को, ठीक है, और 21 जून को कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल जिसको कहते हैं, आर्कटिक वृत्त
12 घंटे से अधिक समय तक क्या होता है? 21 जून को। कब? 21 जून को। अब अगर हम बताएंगे ना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलो हम बता ही देंगे, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे अभी। लेकिन जो लिखा रहे हैं लिख लो। 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य प्रकाश विद्यमान रहता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश क्या होता है? दिखाई पड़ता है या विद्यमान रहता है। इस दिन क्या होता है पता है? इस दिन आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के सभी क्षेत्रों में सूर्य पूरे दिन क्षितिज के ऊपर रहता है। और इस दिन क्या होता है? 12 घंटे से ज़्यादा लंबा होता है। ये इस प्रकार यह जो दिन होता है यह 12 घंटे से अधिक लंबा होता है। अच्छा, आप लोग ऐसे नहीं समझ रहे होंगे हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, चलो इसके लिए ना हम डायग्राम बना देते हैं, फिर आप समझोगे। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मे भी लंबा हो जाए। देखो, कोई भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर लंबा हो रहा है, उसके डिटेल विवरण हम दे रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना हम जो बना रहे हैं, आप लोग साथ में कॉपी में बनाते जाओ। 1 2, हम पृथ्वी का ना कुछ नक्शा बना रहे हैं कि पृथ्वी जब हमारी घूमती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखोगे, पृथ्वी अपने सूर्य अपने अक्ष पर ना परिक्रमा करती है। ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण वाला कॉन्सेप्ट पता है ना? अगर नहीं पता है तो जाके पहले कॉन्सेप्ट पता करो। परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है। ठीक है, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसा बदलता है, वो सब पता करो। और यहाँ पे क्या होता है, इस बीच में क्या होता है? सूरज होता है, सन होता है। यहाँ पे सन होता है। अब सन ना यहाँ पे भी कभी पड़ता है, और सूर्य, ये पृथ्वी क्या है? ऐसे ऐसे टिल्ट है ना, टिल्ट है, ऐसे है। पृथ्वी क्या है? टिल्ट है। यहाँ पे ये भी टिल्ट है ना, ऐसे। ये कुछ ज़्यादा है, ऐसा बन गया पृथ्वी। अब यहाँ पे देख रहे हो, आपको जो चीज़ हम लिखा रहे हैं ना वो देखो आप। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। और इसी टाइम पे दक्षिणी गोलार्ध क्या है? अंधेरे में है। दक्षिणी गोलार्ध क्या है? अंधेरे में है। अगर यहाँ पे देखें तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट इस पे पड़ेगा, डायरेक्ट, मतलब इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ रहा है अभी। और इसी सेम टाइम पे इक्वेटर पे क्या पड़ रहा है? डायरेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, इस वाले में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध क्या है? उत्तरी गोलार्ध अभी डार्क है, उत्तरी गोलार्ध डार्क है। वही तो कह रहा है, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? तो अभी तुरंत क्या बताए थे, कहाँ रहता है? कर्क रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। तो कर्क रेखा कहाँ है? यही है ना, कर्क रेखा। कर्क रेखा और उत्तरी आर्कटिक ध्रुव, ये वाला कर्क रेखा और उत्तरी आर्कटिक ध्रुव पर 21 जून को निम्नलिखित में से किस समय सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? समझ में आ गया कैसे हुआ? अब इस वाले चीज़ को ना आप ज्योग्राफी में बुक से जाके पढ़ो, बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताएं, तो वहाँ पे जाके पढ़ोगे बेटर समझ में आएगा। अगर यहाँ पे हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे ना, तो पता चलेगा बहुत लंबा लंबा लेक्चर हो गया है। फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे सर इतने लंबे लेक्चर हो गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 और 2। देखो कहीं पे है 2 4, अच्छा यहाँ पे 2 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय से कुछ याद आया? देखो, उष्णकटिबंध किसको कहते हैं? अगर यहाँ पे देखें, ट्रॉपिकल, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल, उष्णकटिबंध बोलते हैं इक्वेटर के ना आसपास वाले क्षेत्र को। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है। मतलब जितना भी विश्व में कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको क्या करता है? धारण करता है, जिसके संभव विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगर वह विनाश हो जाए, पहले कोई भी क्वेश्चन को ना समझो, विनाश हो जाए तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है निम्नलिखित में से
कौन सा उस क्षेत्र को घोषित है करता है। चलो अगर हम देखेंगे तो एक बात बताओ, जो चीज़ हम पूछ रहे हैं वो बताओ। यहाँ पे अगर देखें तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर जिसको कि हम अभी बोले थे ये विषुवत रेखा। इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, देखो अमेजन वाला जो बेसिन है ये इससे ना थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांगो बेसिन। क्या आ जाएगा, कांगो बेसिन। अब अमेजन बेसिन जो है ना ये वाले, ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पीठभूमि, उष्णकटिबंधीय से ना ये हल्का सा ऊपर है, इसलिए ये नहीं होगा, अमेजन बेसिन नहीं होगा। होगा क्या इसका राइट आंसर, कांगो बेसिन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें